हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब रोहित रुकते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा तो कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं पराशर परिवार को अपने आप देख लूँगा। वैसे भी मारवा परिवार के सामने उनकी कोई बड़ी हस्ती नहीं, उनके साथ हमारे पहले ही कोई सामाजिक रिश्ते नहीं हैं और बिजनेस के मामले में भी हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम निश्चिंत रहो, वह तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किसी भी तरह से हम पर कोई दबाव नहीं बना सकते। आखिर मेरे भाई का सवाल है, मैं उसकी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाऊंगा। रिश्तेदारी का मामला है, कोई जुआ नहीं है। सनी बेहद हैरान था। अपनी बात को कम से कम शब्दों में खत्म कर देने वाला रोहित आज सनी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। अब सनी किसी तरह से आगे कहता है, भैया मैं कह रहा था कि मुक्ता एक। अब रोहित सनी के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे कहता है, हाँ मुझे पता है, मुक्ता एक बहुत तेज लड़की है। कोई भी ऐसी वैसी लड़की दोस्ती की आड़ में मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आने दो तुम, आज उन्हें मैं दिखा दूंगा उन्हें कि सनी रोहित मारवा का भाई है, कोई ऐरा गहरा लड़का नहीं। ऐसा कहने के बाद रोहित बिना एक पल रुके तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। सनी बेहद परेशान चेहरे और हैरान निगाहों के साथ रोहित को जाते हुए देखता रह जाता है और उसके बाद वहीं एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है। इस वक्त सनी का मन ऐसा कर रहा था कि वह जोर जोर से चिल्लाए और अपने सिर को पीट पीट कर खूब रोए, वह अपनी भड़ास निकाले, लेकिन सनी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वह बस अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने पैरों को अपनी ही जगह पर 2-4 बार जमीन पर दे मारता है। फिर धीमे कदमों और भारी मन के साथ वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है। योगराज का बंगला। योगराज के खुफिया कमरे में उसके साथ गजेंद्र पाल और बाबूराव मौजूद थे। तीनों ही अपने अपने सिर पर हाथ रखकर कुर्सियों पर बैठे हुए थे। गजेंद्र पाल कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। रोहित मारवा की फौज छोड़ो, उसका कोई एक आदमी तक हमारे गोदाम पर नहीं आया, यह जानते हुए कि उसके दुश्मन का ठिकाना कहाँ पर है। उसने कोई हरकत नहीं की, जबकि पिछली बार लाशों के ढेर लगा दिए थे। अब गजेंद्र पाल अपने सिर को खुजलाते हुए और फिर योगराज की तरफ देखते हुए आगे कहता है, भैया जी, क्या रोहित मारवा विविधताएं की मचाई हुई तबाही को देखकर डर गया है। इससे पहले कि गजेंद्र पाल के सवाल का योगराज कोई जवाब देता, बाबूराव बोल पड़ता है, उसे डरना ही चाहिए। अच्छा हुआ डर गया, अगर उसके आदमी हमारे गोदाम पर आते तो खाक हो जाते। उनके स्वागत के लिए हमने ऐसे पुख्ता इंतजाम किए थे कि उनके नहीं आने का भी मुझे बेहद अफसोस है। काश कि वह आते और देखते कि खेलना सिर्फ उन्हें ही नहीं आता, यहाँ मैदान में खिलाड़ी और भी बहुत हैं। ऐसा कहकर वह हंस पड़ता है। वह गोदाम सुनसान वीराने में था, दिल्ली की सीमा के बाहर था। इसके आसपास की जमीन दूर दूर तक बंजर पड़ी थी। गोदाम से सभी जरूरी चीजें और अपने आदमियों को बाहर निकालने के बाद गजेंद्र पाल और बाबूराव ने मिलकर गहरी प्लानिंग के तहत गोदाम की जमीन पर अलग अलग तरह के जाल बिछा दिए थे। यहाँ तक कि उस जगह में माइंस भी फिट किए गए थे। एक बार उस जगह पर पहुंचने के बाद किसी का भी वहां से जिंदा वापस लौटना नामुमकिन था। अब योगराज बाबूराव को घूर कर देखता है। अब बाबूराव योगराज से कहता है, क्या हुआ भैया जी, अब आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं। अब योगराज अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही मना किया था, यह सब बेवकूफियां करने की कोई जरूरत नहीं, इसका कोई लाभ नहीं होगा, पर तुम लोगों ने अपने मन की पूरी की। इसके बाद योगराज उन्हें हिदायत देते हुए कहता है, खुद को ताकतवर समझना अच्छी बात है, लेकिन दुश्मन को कमजोर समझना बेवकूफी है, और दुश्मन रोहित मारवा जैसा हो तब तो ऐसा समझना अपनी कब्र खोदने जैसा है। तुम अभी जानते नहीं हो उसे, इसीलिए उसके बारे में ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत हो रही है। तुम जमीन में माइंस लगा रहे हो और वह तुम्हें खत्म करने पर आएगा तो सीधा आसमान से तुम पर बम फेंक देगा। तुम अपनी जान भी नहीं बचा पाओगे। तुम जितना सोचते हो उतना सोचना तो वह जरूरी भी नहीं समझता। फिर योगराज गजेंद्र की तरफ देखते हुए कहता है, गजेंद्र, रोहित मारवा डरने वाले लोगों में से नहीं है, डराने वालों में से है। आतंक का दूसरा नाम ही रोहित मारवा है। उसके शराफत के चोले को देखकर गलतफहमियां मत पाल लेना। डर और शराफत के साथ बिजनेस नहीं किया जा सकता। उसके लिए शाम दाम दंड भेद सभी की जरूरत पड़ती है और वह हर नीति में प्रथम है। तुम दोनों हकीकत जानना चाहते हो कि रोहित मारवा वहाँ क्यों नहीं आया, तो सुनो, ऐसे छोटे मोटे काम रोहित मारवा खुद नहीं करता, इसके लिए उसके आदमी ही काफी हैं।
इस घटना के बाद उसके आदमियों के खून में उबाल जरूर आया होगा। वह जरूर गोदाम पर आकर उसको बर्बाद करना चाहते होंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर उसके आदमी वहां नहीं आए तो सिर्फ इसलिए क्योंकि रोहित मारवा ने उन्हें आने नहीं दिया होगा। हमारी चाल को वह हमारे सोचने से पहले ही समझ गया होगा। अब बाबूराव कहता है, क्या वह इतनी दूर का देख सकता है? योगराज जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें उसकी सोच का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा लेना चाहिए कि विविध काय का तोड़ उसने अपने घर के अंदर छुपा कर रखा हुआ था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। यह सुनते ही बाबूराव एक पल के लिए सहम जाता है और उसे अपनी बेवकूफी का एहसास होता है। अब योगराज बाबूराव की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ रोहित मारवा से उलझने के लिए नहीं भेजा गया है, तुम्हें यहाँ मेरी सुरक्षा के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम तुम्हें सौंपे गए हैं, अपना ध्यान उस पर लगाओ, वरना बिना वजह बलि का बकरा बन जाओगे। माँ साहिबा से पहले रोहित ही तुम्हारी गर्दन मसल देगा। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो उसकी निगाहों से दूर रहो, उसकी आंखों की किरकिरी बनने की कोशिश मत करो। योगराज के यह सब कहने के बाद कुछ पलों के लिए कमरे में खामोशी छाई रहती है और फिर बाबूराव कहता है, ठीक है, मैं आज ही जाकर वकील से मिलता हूँ। भैया जी, आप किसी भी कीमत पर अपने इस खुफिया कमरे से बाहर मत निकलिएगा। पुलिस हेडक्वार्टर। जैसे ही भूमिका अपने ऑफिस पहुंचती है, उसे अलग अलग निगाहें अलग अलग तरह से उसकी तरफ देखती हुई दिखाई देती हैं। अंत में वह अपने कैबिन में पहुंच जाती है। वहां अर्जुन सिंह और छठी इंद्री पहले से मौजूद थे। भूमिका के वहां पहुंचते ही दोनों ही भूमिका को घूर घूर कर देखने लगते हैं। भूमिका कहती है, ना कोई गुड मॉर्निंग, ना कोई हाल चाल, और दोनों मुझे घूर घूर कर ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो। अब अर्जुन सिंह कहता है, ओहो, तो तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हें घूर घूर कर देखा जाए। अब भूमिका अर्जुन की बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या सच में भूमिका से कोई चूक हुई है। अब भूमिका सोच ही रही थी कि इतने में छठी इंद्री कहता है, मैडम जी, कल पूरी रात आपका इंतजार करते करते आंखें थक गई और अभी घर जाने की बजाय हम आपके इंतजार में यहाँ बैठे हैं। यह सुनते ही भूमिका का हाथ अपने सिर पर चला जाता है। वह बिल्कुल भूल ही गई थी कि कल रात निपुण की जासूसी के लिए अपनी टीम के साथ वह खुद जाने वाली थी। अब भूमिका अफसोस के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है, फिर परेशान होते हुए कहती है, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल गई। आई एम सो सॉरी, पर तुम लोगों को मुझे फोन करना चाहिए था। अब भूमिका की बात सुनकर अब वह दोनों और भी ज्यादा गुस्से से भूमिका को देखते हैं, क्योंकि कल पूरी रात भूमिका का फोन स्विच ऑफ था। मारवा हाउस। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। आज का मौसम रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही सुहावना था। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी साफ हवा बह रही थी। मारवा हाउस में काफी चहल पहल दिखाई दे रही थी। अनिका और रोहित दोनों ही आज रोज से ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे थे। वह दोनों एक साथ अपने कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग हॉल में आते हुए दिखाई देते हैं। डाइनिंग हॉल की सजावट देखकर यह बिल्कुल साफ था कि आज कुछ खास है। तभी आयशा भी वहां पहुंच जाती है। आयशा अपनी सादगी में भी बेमिसाल दिखाई देती है। उसे देखकर भी बिल्कुल स्पष्ट था कि वह किसी खास उद्देश्य के लिए तैयार हुई है। ठीक इसी वक्त मारवा हाउस के मेन गेट से भूमिका की गाड़ी अंदर आती है और वह आनन फानन में अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर मारवा हाउस के अंदर पहुंच जाती है। वह अनिका और आयशा की तरफ देखते हुए कहती है, मैं लेट तो नहीं हुई ना? आयशा कहती है, नहीं, तुम लेट नहीं हो। भूमिका मुस्कुराकर कहती है, मैं बस अभी आई। ऐसा कहकर वह तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तभी वरुण और रोहिणी मारवा की गाड़ी मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है। वरुण और रोहिणी दोनों ही हैरान थे कि उन्हें अचानक इस तरह मिलने के लिए क्यों बुलाया गया है। कई सारे सवालों से मन ही मन घिरे हुए वरुण और रोहिणी कुछ ही देर बाद डाइनिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। वहां सभी को देखकर उन्हें इस बात का आभास हो जाता है कि उनका इंतजार पहले से ही किया जा रहा है, पर उन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि रोहित से यह पूछ सके कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। वह दोनों सिर्फ इंतजार कर सकते थे। वह दोनों आयशा मारवा के साथ बैठकर बातचीत में मशगूल हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद भूमिका और कौटिल्य भी तैयार होकर डाइनिंग हॉल में सभी के पास पहुंच जाते हैं। इस वक्त सभी के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन आज खास क्या है यह जानने की इच्छा सभी के अंदर थी। इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ और सिर्फ रोहित मारवा ही जानता था। यहाँ धीरे धीरे हर में चहल पहल बढ़ रही थी।
वहाँ इन सब बातों से अनजान ओमकार और सनी दोनों सनी के कमरे में बैठे हुए शोक मुद्रा को धारण किए हुए थे। ओमकार की उम्मीद थी कि मुक्ता के आने से उनकी समस्या के हल होने के आसार जरूर बनेंगे, लेकिन फिर भी बीती रात प्रीति का वह रूप देखकर उसे मन ही मन अजीब सी बेचैनी हो रही थी। यहाँ सनी इसलिए परेशान था कि वह मुक्ता का सामना कैसे करेगा। उसके कारण बिना वजह ही मुक्ता को ह्यूमिलेट होना पड़ेगा। तभी सनी के कमरे पर खटखटाने की आवाज होती है। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। तभी एक ड्रेस डिजाइनर कमरे के अंदर आ जाता है। उसके अंदर आते ही सनी और ओमकार को हैरानी से देखने लगते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। वह दोनों ही बिस्तर पर टांगे नीचे करके बैठे हुए थे। उसे अचानक से इस तरह से सामने देखकर दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी वह डिजाइनर अपने हाथ से इशारा करता है और उसके पीछे पीछे उसके कुछ लड़के क्लॉथ स्टैंड्स के साथ अंदर आ जाते हैं। इन स्टैंड्स पर काफी सारी ड्रेस हैंगर्स में लगी हुई थी। वह डिजाइनर अलग अलग स्टैंड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह आप दोनों की फिटिंग के हिसाब से डिजाइन की गई है। चाहे आपको जो भी अच्छा लगे, अंत में खुशी मुझे ही होगी। ऐसा कहकर वह अपने लड़कों के साथ बाहर निकल जाता है। सनी और ओमकार कुछ कह पाते अथवा समझ पाते उससे पहले ही वह डिजाइनर अपनी बात कहकर बाहर निकल चुका था। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। पहले ही वह दोनों बहुत परेशान थे, ऊपर से अब और अनसुलझे सवाल उनके सामने आकर खड़े हो गए थे। ऐसी दुख मानव स्थिति में भला किसका अपने लिए ड्रेस चुनने का मन करेगा और किसका मन करेगा तैयार होने का। तभी एक नौकर कमरे में आता है और सनी व ओमकार से कहता है, रोहित मारवा सर ने कहा है कि आप दोनों तैयार हो जाएं। अब सनी कहता है, पर यह तैयारी किस लिए? नौकर जवाब देता है, सर ने कहा है कि पूरी फैमिली को उनके साथ किसी फंक्शन में जाना है। यह सुनकर दोनों ही दोस्त उखड़े हुए मन से एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर धपाक से बिस्तर पर लुढ़क जाते हैं।